क्या हमने कभी इस बात पर गौर किया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इस मैसिव सेटअप में असली पावर आखिर किसके पास है? एक तरफ हैं हमारे राष्ट्रपति, जो टाइटुलर हेड हैं, और दूसरी तरफ है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो डे टू डे कामकाज देखती है। असल में एक बड़े कॉरपोरेट स्ट्रक्चर की तरह यहाँ भी टॉप लीडरशिप और ऑपरेशनल मैनेजमेंट के बीच शक्तियों का एक बहुत ही दिलचस्प बैलेंस है। चलिए देखते हैं कैसे। इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम सीधे ओरिजिनल हैंड रिटन नोट्स से भारत के एग्जीक्यूटिव सिस्टम यानी सरकार के टॉप मैनेजमेंट को डिकोड करेंगे। इसे आप देश की सर्वोच्च कार्यपालिका की एक हाई लेवल लीडरशिप ब्रीफिंग समझ लीजिए, जहां हम समझेंगे कि रिपब्लिक का ये फाउंडेशनल लीडरशिप मॉडल असल में काम कैसे करता है। इस कॉम्प्लेक्स डेटा को आसानी से समझने के लिए हम एक टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करेंगे। सबसे पहले राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, उनकी टाइमलाइन और आखिर में कोर ऑपरेशनल टीम यानी मंत्रिपरिषद। तो चलिए खंड 1 से शुरुआत करते हैं भारत के राष्ट्रपति, देश की सर्वोच्च अथॉरिटी और उनकी हिस्टोरिकल टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। इन ओरिजिनल नोट्स में हम साफ देख सकते हैं कि 1950 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहला राष्ट्रपति चुना था। बस यहीं से देश में टॉप लीडरशिप की एक बेहद शानदार और अटूट परंपरा की शुरुआत हुई। शुरुआती दौर के राष्ट्रपतियों की अपनी एक अलग ही विशिष्टता थी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिन्हें फिलॉसफर किंग कहा जाता था, वहां से लेकर वीवी गिरी तक, जो चुनाव जीतने वाले पहले इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बने, ये वो वक्त था जब इस टॉप ऑफिस ने अलग अलग बैकग्राउंड वाले नेताओं को अनुभव किया। अगर हम इन नोट्स को ध्यान से देखें तो ये सिर्फ नामों की एक लिस्ट नहीं है, बल्कि ये एक कमाल की डाइवर्सिटी और फर्स्ट्स का डॉक्यूमेंट है। जैसे नीलम संजीवा रेड्डी का अनअपोज चुनाव जीतना, जो उस वक्त के पॉलिटिकल कंसेंसस का एक बहुत बड़ा मैट्रिक था, या फिर एपीजे अब्दुल कलाम जी का एक नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आकर देश का नेतृत्व करना। और जब हम मॉडर्न एरा पर आते हैं तो नोट्स बहुत गर्व के साथ द्रौपदी मुर्मू जी को हाईलाइट करते हैं। वो सबसे कम उम्र की इंडिपेंडेंट इंडिया में जन्मी पहली और देश की पहली ट्राइबल राष्ट्रपति हैं। ये डायरेक्टली हमारी डेमोक्रेसी की कंटिन्यूस ग्रोथ स्टोरी को बयान करता है। खंड 2, उपराष्ट्रपति। कॉन्स्टिट्यूशनल हायरार्की में एक लेवल नीचे आने पर हमें नेतृत्व ढांचे का ये यूनिक डुअल रोल ऑफिस मिलता है। देखिए, आर्टिकल 63 से 65 एक बहुत ही अनोखा कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्ट सेट करते हैं। असल में उपराष्ट्रपति को उनके इस स्पेसिफिक टाइटल के लिए कोई सैलरी नहीं मिलती। उन्हें जो वेतन मिलता है वो उनकी प्राइमरी ड्यूटी यानी राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होने के लिए मिलता है। कॉर्पोरेट टर्म्स में कहें तो ये बिल्कुल एक डुअल हैटेड सीनियर एग्जीक्यूटिव की तरह है, जिनकी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी एकदम क्लियर कट है। इस रोल के लिए क्वालिफाई करने के लिए कैंडिडेट को आर्टिकल 66 में बताए गए इन 4 स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया को लाजमी तौर पर पूरा करना होता है। और ध्यान दीजिए, ये शर्तें बिल्कुल अपर हाउस में बैठने की योग्यताओं से मैच करती हैं। एकदम लॉजिकल अप्रोच है। अब यहाँ इन नोट्स में एक बहुत इंटरेस्टिंग डिटेल है। आर्टिकल 67 उनका 5 साल का टर्म फिक्स तो करता है, लेकिन 1961 के 11th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने एक बड़ा बदलाव किया। इसने चुनाव के लिए संसद की जॉइंट सिटिंग यानी संयुक्त बैठक की ओरिजिनल रिक्वायरमेंट को ही खत्म कर दिया। प्रोसेस को और एफिशिएंट बनाने का ये एक अर्ली और बड़ा कदम था। खंड 3, वाइस प्रेसिडेंशियल टाइमलाइन। चलिए अब जल्दी से इन सभी नेतृत्वकर्ताओं के हिस्टोरिक रिकॉर्ड पर एक नज़र डाल लेते हैं। यहाँ इन लिस्ट्स में वाइस प्रेसिडेंट्स की पूरी अनब्रोकन चेन केयरफुली डॉक्यूमेंटेड है। इसमें वो इंस्टेंसेस भी साफ तौर पर नोट किए गए हैं जहाँ वीवी गिरी जैसे लीडर्स ने अपने टर्म के बीच में ही त्यागपत्र दे दिया ताकि वो हायर ऑफिस के लिए आगे बढ़ सकें। खंड 4, मंत्रिपरिषद। और अब हम पहुंचते हैं गवर्नमेंट की एक्चुअल ऑपरेशनल रियलिटी पर, जहां प्राइम मिनिस्टर और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एग्जीक्यूटिव पावर का असली इस्तेमाल करती हैं। ये स्लाइड एक हिस्टोरिक पावर स्ट्रगल को बहुत ही ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट करती है। 1976 के 42nd अमेंडमेंट ने राष्ट्रपति के लिए काउंसिल की एडवाइस को स्ट्रिक्टली बाइंडिंग बना दिया था, लेकिन फिर 44th अमेंडमेंट ने इसमें थोड़ा बैलेंस वापस लाया और राष्ट्रपति को एडवाइस को एक बार रिकंसिडर करने के लिए वापस भेजने की पावर दे दी। गवर्नेंस में चेक्स एंड बैलेंसेस का क्या शानदार एग्जाम्पल है। जब आर्टिकल 75 प्रधानमंत्री की अपॉइंटमेंट आउटलाइन करता है तो उसमें एक स्पेशल केस आता है, त्रिशंकु सरकार या हंग पार्लियामेंट। जब किसी भी पार्टी के पास क्लियर मेजॉरिटी ना हो तब राष्ट्रपति अपनी डिस्क्रिशनरी पावर यूज करते हैं। यह बिल्कुल वैसा है जैसे एक डिवाइडेड बोर्ड को अपना नया सीईओ चुनना हो।
और उसके बाद उस चुने गए प्राइम मिनिस्टर को अपना मेजॉरिटी फ्लोर पर प्रूव करना ही पड़ता है। इन नोट्स में एक बड़ा ही फैसिनेटिंग लीगल पैराडॉक्स पॉइंट आउट किया गया है। देखिए, जबकि पूरी मंत्री परिषद एक कलेक्टिव यूनिट की तरह लोकसभा के प्रति अकाउंटेबल होती है, वही इंडिविजुअली अगर देखें तो हर एक मिनिस्टर सिर्फ राष्ट्रपति के प्लेजर यानी उनकी मर्जी तक ही अपने पद पर बना रह सकता है। टीम अकाउंटेबिलिटी और इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों एक साथ चलते हैं। एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एसेंशियली 3 टियर्स में काम करती है: कैबिनेट, स्टेट और डेप्यूटी। इस स्लाइड में मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज की यूनिक पोजीशन बताई गई है। ये चार्ज आमतौर पर तब दिया जाता है जब किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में फुल कैबिनेट मिनिस्टर की सीट खाली हो। ऐसे में एक जूनियर मिनिस्टर को ही डिपार्टमेंट का फुल ऑपरेशनल कंट्रोल दे दिया जाता है। वैसे संविधान में एक प्रोविजन है कि कोई भी इंसान 6 महीने तक बिना एमपी बने मिनिस्टर रह सकता है, लेकिन AR चौहान वर्सेस पंजाब राज्य केस ने इस रूल को एकदम क्लियर कर दिया। आप इस लूपहोल को बार बार कंसेक्यूटिव टर्म्स के लिए यूज नहीं कर सकते। 6 महीने के अंदर चुनाव जीतना ही पड़ेगा। गवर्नेंस का एक बेहद स्ट्रिक्ट रूल। सरकार के इस मैसिव स्ट्रक्चर को सम अप करते हुए नोट्स बताते हैं कि 2003 के 91st अमेंडमेंट ने आखिरकार मिनिस्टर्स का मैक्सिमम नंबर लोकसभा की टोटल सीट्स के 15% पर कैप कर दिया। मैनेजमेंट की भाषा में ये एक क्रूशियल कंप्लायंस मैट्रिक था ताकि कैबिनेट ओवरक्राउडेड ना हो और एफिशिएंसी बनी रहे। तो इन सब फैक्ट्स को एनालाइज करने के बाद एक क्रिटिकल सवाल उठता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की साइज 15% तक लिमिट करके क्या इस 91st अमेंडमेंट ने वाकई मॉडर्न गवर्नेंस को स्ट्रीमलाइन किया है, या फिर इसने पावर को और भी कम लोगों के हाथों में कंसोलिडेट कर दिया है? एक ऐसी थॉट प्रोवोकिंग इनसाइट जिस पर हमें जरूर सोचना चाहिए। इस लीडरशिप एक्सप्लेनर के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।